क्लास 10 के लिए पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। कल कुछ डिस्कस किए थे हम लोग फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। हम लोग कुछ कल फैक्टर का 2-4 फैक्टर का डिस्कशन किए, उसमें से 2 को डिटेल में डिस्कशन किए और 2 बचा हुआ है ना। तो आज भी हम उसी को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो 2 डिस्कशन हम लोग कर लिए थे और तीसरा जो होगा इफेक्ट ऑफ, ठीक है, इफेक्ट ऑफ द नेचर, इफेक्ट ऑफ द नेचर, इफेक्ट ऑफ द नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ ए कंडक्टर, ठीक है। ये हम लोग डिस्कशन करेंगे कि नेचर का क्या होगा। हम लोगों ने लेंथ का डिस्कशन कर लिया है, थिकनेस का डिस्कशन कर लिया है। तो हम लोग देखते हैं कि किसी भी कंडक्टर के रेजिस्टेंस पर उसके मटेरियल का क्या प्रभाव होता है। तो ये क्वालिटेटिव एनालिसिस है, इसमें कोई क्वांटिटी नहीं बताया जा सकता कि इतना घटेगा इतना बढ़ेगा, लेकिन हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं जैसे कि हम लोग सिल्वर है ना, सिल्वर है, इसका जो है लेंथ ले लेते हैं 1 मीटर, ठीक है, और जो है थिकनेस जो है वो भी ले लेते हैं, ठीक है। लेंथ जो है 1 मीटर लेते हैं और थिकनेस भी यूनिट ले लेते हैं 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इससे हमारा क्या चेंज होगा, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो कल डिस्कस किए थे वो 1 मीटर स्क्वायर। तो उस समय इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो कितना होता है, वो रेजिस्टेंस है 1.60, ठीक है। ये कितना है 1.60 इंटू 10⁻⁻8 ओम, है ना। ओम ये साइन ओम का होता है, बता चुके हैं पहले ही, ठीक है। सिल्वर लेते हैं, सिल्वर का वायर है जिसका लेंथ 1 मीटर है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर। उसी तरीके से हम लोग कॉपर लेते हैं, इसका भी लेंथ 1 मीटर रहेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी उतना ही है, और इसका हम रेजिस्टेंस देखते हैं कितना है 1.69 इंटू 10⁻⁻8 ओम, ठीक है ना, कितना ओम। उसी तरह से हम लोग एक ले लेते हैं मैग्नीज, है ना, मैग्नीज यहाँ लेते हैं, मैग्नीज लेते हैं, मैग्नीज का वायर लेंगे, वायर का जो लेंथ होगा वो 1 मीटर, वायर का जो लेंथ है 1 मीटर रहेगा, ठीक है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी 1 मीटर स्क्वायर है। तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो हो जाता है 184 इंटू 10⁻⁻8 ओम, ठीक है। अब देख लीजिए, कल हम लोग लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का डिस्कशन किए थे। तो लेंथ चेंज हो रहा था तो रेजिस्टेंस चेंज हो रहा था, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा था तो रेजिस्टेंस चेंज हो रहा था। आज क्या किए हम लोगों ने, लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को सब सेम कर दिया, क्योंकि ये दोनों के बारे में पता है कि लेंथ चेंज होता है तो रेजिस्टेंस चेंज होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज होता है तो रेजिस्टेंस चेंज होता है। इसलिए आज हम लोग क्या किए हैं कि लेंथ को और एरिया को सेम कर दिया, सारा लेंथ 1 मीटर ही है। तीन एग्जाम्पल लिए, सिल्वर का, कॉपर का और मैग्नीज का, ठीक है। ये तीनों को ये तार लिए, है ना, वायर जो लिए हैं वो तीनों का लेंथ जो है 1 मीटर, तो लेंथ बराबर हो गया। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी लिए हम 1 मीटर स्क्वायर ही है, 1 स्क्वायर मीटर, तो मोटाई भी सेम है और लंबाई भी सेम है ना। तार का मोटाई भी सेम ले लिए और लंबाई भी सेम ले लिए, इसलिए उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना तो लंबाई में चेंज हो रहा है ना ही मोटाई में चेंज हो रहा है, तो इसके चलते रेसिस्टेंस में कोई डिफरेंस नहीं है। तो
अब उसके बाद तीनों का रेसिस्टेंस देखते हैं, है ना, 1 मीटर का। तो उस तीनों का देखो रेसिस्टेंस डिफरेंट है। सिल्वर का रेसिस्टेंस ये है ना, कॉपर का रेसिस्टेंस ये है, मैग्नीज का रेसिस्टेंस ये है। इसी तरह से बहुत सारा मेटल है, सबका एग्जाम्पल लेते जाओ तो पता चलेगा कि सबका रेसिस्टेंस जो है डिफरेंट है। जबकि लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, फिर भी एरिया भी सेम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम है, लेंथ भी सेम है, तो रेसिस्टेंस सेम होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, लेंथ सेम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, फिर भी रेसिस्टेंस डिफरेंट है। और कल हम लोग पढ़ चुके हैं कि लेंथ सेम रहेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम रहेगा, तो रेसिस्टेंस भी सेम होगा। लेंथ चेंज होगा तो रेसिस्टेंस चेंज होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज होगा तो रेसिस्टेंस में चेंज होगा, कल पढ़ चुके हैं। लेकिन यहाँ पर तो सेम कर दिया लेंथ को भी और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को भी, फिर भी रेसिस्टेंस डिफरेंट। इसका रीजन क्या है, क्यों रेसिस्टेंस डिफरेंट है? इसका रीजन है कि ये अलग अलग मटेरियल से बना हुआ है। ये तीनों तार जो है अलग अलग मटेरियल से बना हुआ है, तीनों का नेचर जो है डिफरेंट है। एक है सिल्वर, दूसरा है कॉपर, तीसरा है मैग्नीज। तो इसका मतलब है कि लेंथ के ऊपर भी डिपेंड करता है रेसिस्टेंस, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर भी डिपेंड करता है। इसके अलावा नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कौन सा कंडक्टर किस मटेरियल से बना हुआ है, कौन सा कंडक्टर किस मटेरियल से बना हुआ है, उसके ऊपर भी रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। तो यही है इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ द मटेरियल, है ना। यानी कि अगर मटेरियल बदल जाएगा, किस चीज़ का तार बना हुआ है, कॉपर का तार है कि एल्युमिनियम का तार है कि लोहे का तार है कि सोना का तार है कि चांदी का तार है ना, किस चीज़ का वायर है वो, किस चीज़ का कंडक्टर है, ये भी डिसाइड करता है कि उसका रेसिस्टेंस क्या होगा। सिर्फ लेंथ डिसाइड नहीं करेगा, सिर्फ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिसाइड नहीं करेगा, बल्कि उसका जो मटेरियल है, जिस चीज़ से वो बना हुआ है, वो भी डिसाइड करता है कि इसका रेसिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, तो रेसिस्टेंस इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अब और एक फैक्टर है, लास्ट फैक्टर है, वो भी इम्पॉर्टेंट फैक्टर ही है। ठीक है, वो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है ना, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर जो होता है ना, वो सब चीज़ में अलग अलग होता है, सब चीज़ में अलग अलग होता है। ठीक है, आई बात समझ में। अब जैसे इसमें हम लोग देखेंगे मेटल, ठीक है, तो मेटल जितना भी होता है वो गुड कंडक्टर होता है, गुड कंडक्टर होता है। उसके बाद आता है अलॉय। अलॉय का जो रेसिस्टेंस होता है ना, हाई रेसिस्टेंस होता है। ये गुड कंडक्टर है, इसका मतलब है कि इसमें लो रेसिस्टेंस, ठीक है। उसके बाद जो है सेमी कंडक्टर है, सेमी कंडक्टर। तो अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करें, है ना, टेम्परेचर को अगर इंक्रीज करें, यानी टेम्परेचर को सब में इंक्रीज टेम्परेचर को इसमें भी इंक्रीज, इसमें भी टेम्परेचर को इंक्रीज, तो रेसिस्टेंस पर क्या होगा? अगर कंडक्टर है, मेटल है, लो रेसिस्टेंस है, तो ये डिक्रीज कर देगा, तो रेसिस्टेंस क्या होगा? डिक्रीज कर जाता है। और अलॉय है ना, अनअफेक्टेड रहेगा, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। उसका सेमीकंडक्टर में जो है रेसिस्टेंस जो है, रेसिस्टेंस यहाँ पर बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। रेसिस्टेंस क्या होगा? कंडक्टर के केस में जो है टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना, तो रेसिस्टेंस भी इंक्रीज, और
सेमीकंडक्टर के केस में जो रेसिस्टेंस है वो डिक्रीज कर देता है। तो ये है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। मेटल के केस में टेम्परेचर को इंक्रीज करने से रेसिस्टेंस जो है इंक्रीज कर देता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मेटल इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है नॉर्मल, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उस पूरा बॉडी जो है वाइब्रेट करने लगता है, इलेक्ट्रॉन का स्पीड भी बढ़ जाएगा, पूरा बॉडी वाइब्रेट करेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा तो इलेक्ट्रॉन वाइब्रेशन के चलते टकराएगा, बॉडी से टकराएगा, जिसके थ्रू वो बह रहा है, आपस में भी टकराएगा, तो जिसके चलते इलेक्ट्रॉन को चलने में दिक्कत होगा, बहने में दिक्कत होगा। तो इसी को जब दिक्कत हो गया इलेक्ट्रॉन के बहने में, तो यही तो रेसिस्टेंस है ना, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को डिस्टरबेंस आ गया तो वो रेसिस्टेंस कहलाता है। इसीलिए मेटल में जो है रेसिस्टेंस इंक्रीज कर जाता है अगर टेम्परेचर को हम इंक्रीज कर देते हैं। टेम्परेचर को अगर हम इंक्रीज कर देते हैं तो रेसिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। अब अलॉय है, अलॉय जानते ही हो, अलॉय क्या है? होमोजेनियस सॉल्यूशन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, है ना। अलॉय का कहाँ यूज होता है? हीटर में यूज होता है, आयरन में यूज होता है, जितना भी हीटिंग अप्लायंसेज है जिससे हम लोग कपड़ा प्रेस करते हैं उसमें एलिमेंट का यूज होता है, वो अलॉय है। खाना बनाते हैं हीटर के ऊपर, उसमें एलिमेंट लगता है, उसमें भी। उसके बाद जो है पानी गर्म करने के लिए हीटिंग अप्लायंसेज है, गीजर जिसको बोलते हैं। पानी घर में भी गर्म करने के लिए आजकल आता है हीटर, वाटर हीटर, वो सब में जो है हीटिंग एलिमेंट का यूज़ किया गया है। वो हीटिंग एलिमेंट क्या है? अलॉय है। वो सारा हीटिंग एलिमेंट क्या है? अलॉय है। अलॉय के ऊपर टेम्परेचर बढ़े घटे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उसके रेसिस्टेंस में कोई चेंज नहीं होता है, याद रखना। अलॉय में का जो है रेसिस्टेंस बहुत ही हाई होता है, टेम्परेचर बढ़ा दो घटा दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, कोई इफेक्ट ही नहीं होता है, ठीक है। और अगर सेमीकंडक्टर रहेगा, सेमीकंडक्टर में क्या होता है? करंट का फ्लो बहुत ही कम होता है। सेमीकंडक्टर में करंट का फ्लो बहुत कम होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो बहुत कम होता है। इसलिए जब सेमीकंडक्टर को हीट करते हैं तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ जाता है। सेमीकंडक्टर को जब हम हीट करते हैं तो किसी भी तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ जाएगा, और जब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ जाएगा, इंटर पार्टिकल स्पेस बढ़ जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट में आसानी होगी, जिसके कारण सेमीकंडक्टर में थोड़ा सा रेसिस्टेंस घट जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो अच्छे से होने लगता है। तो इसीलिए कहते हैं कि सेमीकंडक्टर के केस में जो है रेसिस्टेंस जो है डिक्रीज करेगा। रेसिस्टेंस डिक्रीज करेगा तभी तो करंट का फ्लो ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये 4 फैक्टर हुआ जिसको हम लोगों ने डिस्कशन किया, जो कि किसी भी कंडक्टर के रेसिस्टेंस को अफेक्ट करता है, ठीक है। अब कल जो हम लोग पढ़े थे पहला 2 फैक्टर, उस दोनों को मिला करके एक रिलेशनशिप आया था। अब उस रिलेशनशिप से ही आगे पढ़ेंगे रेसिस्टिविटी के बारे में, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे रेसिस्टिविटी के बारे में, है ना। रेसिस्टिविटी पढ़ेंगे। तो इसको पढ़ने के लिए हम लोग जो कल पढ़े थे उसको फिर से रिमाइंड करेंगे। कल हम लोग पढ़े थे ना फैक्टर, उसमें बताया गया था रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यही होता है, यही हम लोग कल पढ़े, ये 2 रिलेशनशिप, रेसिस्टेंस का लेंथ के साथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के साथ, ये 2 चीज़ पढ़े थे हम लोग। और जब इस दोनों को हम मिला देंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे? प्रोपोर्शनल टू L/A, ठीक है। उसके बाद जो है इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाएंगे, ठीक है ना। तो प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करेंगे, इसको पढ़ते हैं रो, ठीक है। ये क्या हो गया? रो। यही रो है रेसिस्टिविटी। यहाँ पर जो रो इंट्रोड्यूस किया ना, रो एक कांस्टेंट है ना।
तो हियर रो क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं रेसिस्टिविटी, इसी को हम लोग बोलते हैं रेसिस्टिविटी, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे रेसिस्टिविटी, इसको बोलेंगे रो को। ये जो रो इंट्रोड्यूस किए इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने के बाद, ठीक है। तो अब देखते हैं इसको डिफाइन कैसे करें। तो रेसिस्टिविटी को डिफाइन करना पड़ेगा ना। तो रेसिस्टिविटी को डिफाइन करने के लिए हम इसी से हम निकालेंगे ना। तो इसी से निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला निकाल लेते हैं पहले। तो क्या होगा, रो इक्वल टू, है ना, रो यहाँ है, ए जाएगा इधर गुना हो जाएगा, हो जाएगा आर इंटू ए, और एल इधर ऊपर है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, अब ले लेते हैं एफ। अगर हम ए जो है एरिया क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर और एल जो है 1 मीटर, अगर ऐसा तार लें जिसका मोटाई 1 मीटर स्क्वायर हो और उसका लंबाई 1 मीटर हो, है ना, तब क्या होगा, देन रो इक्वल टू आर इंटू 1 बाय 1, है ना। ए का भी वैल्यू 1, एल का भी वैल्यू 1, दैट इज रो इक्वल टू आर। तो रेसिस्टिविटी किसके इक्वल हो गया, रेसिस्टेंस के इक्वल हो गया। तो हम डिफाइन कर सकते हैं ना, रेसिस्टिविटी इज नथिंग बट इट्स अ रेसिस्टेंस। Resistivity is nothing but it's a resistance of a wire whose length is 1 meter and whose area of cross section is 1 meter square। एक ऐसा तार जिसका मोटाई 1 मीटर स्क्वायर हो, जिसका लंबाई 1 मीटर हो, वैसे तार का जो भी रेसिस्टेंस है वही उसका रेसिस्टिविटी कहलाता है। तो रेसिस्टिविटी कुछ नहीं है, रेसिस्टिविटी रेसिस्टेंस है। किसका रेसिस्टेंस है, दुनिया का कोई भी तार ले लें, जिस तार की लंबाई, जिस वायर की लंबाई 1 मीटर हो और उस वायर की मोटाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर, ऐसा कोई भी तार जिसका लंबाई 1 मीटर हो और उसका मोटाई 1 मीटर स्क्वायर हो, वैसे तार का रेसिस्टेंस जो भी है वही उसका रेसिस्टिविटी है। सो रेसिस्टिविटी इज नथिंग बट रेसिस्टेंस। रेसिस्टिविटी क्या है, एक रेसिस्टेंस है। रेसिस्टिविटी क्या है, एक रेसिस्टेंस है। वैसे कंडक्टर का, जिस कंडक्टर का लेंथ यूनिटी हो और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी यूनिटी हो, है ना। इसका मतलब क्या होगा, इसी को 1 है, 1 को ही हम लोग बोलते हैं यूनिटी, ठीक है। ये 1 क्या हो गया, यूनिटी, 1 को हम यूनिटी बोलते हैं, यानी यूनिट लेंथ का वायर है और यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। यूनिट लेंथ का वायर जिसका यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, वैसे ही तार का, उस तार का जो भी रेसिस्टेंस है, उस कंडक्टर का जो भी रेसिस्टेंस है, वही रेसिस्टिविटी कहलाता है। तो जब डेफिनेशन कहने के लिए कहेगा तो क्या कहेंगे, रेसिस्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस, रेसिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर इज numerically equal to the resistance of a conductor whose length is unity as well as area of cross section is unity। area of cross section भी unity हो, लेंथ भी unity हो, उसे तार का रेसिस्टेंस जो भी होगा उसी को हम लोग रेसिस्टिविटी बोलते हैं, ठीक है। अब रेसिस्टिविटी आ गया समझ में, यही है रेसिस्टिविटी, रो इक्वल टू आर, ये हो गया हमारा रेसिस्टेंस, ठीक है, क्लियर। अब इसका यूनिट निकालते हैं ना,
रेसिस्टिविटी का यूनिट कैसे निकलेगा, इससे निकल जाएगा। रो इक्वल टू आर है ना, रेसिस्टेंस का क्या है यूनिट ओम, ठीक है। इसका क्या है यूनिट, ऐसा यूनिट लिखते हैं, हाँ ठीक है। ये हो गया एरिया क्रॉस सेक्शन का यूनिट क्या होता है मीटर स्क्वायर, लेंथ का यूनिट क्या होता है मीटर, ठीक है। तो क्या होगा, ये कट जाएगा तो क्या बचा ऊपर में ओम मीटर, ए हुआ यूनिट ओम मीटर। रेसिस्टिविटी का यूनिट क्या हो गया ओम मीटर, रेसिस्टिविटी का यूनिट क्या हो गया ओम मीटर, ठीक है। अब जैसे रेसिस्टिविटी ऑफ सिल्वर, ऐसा ना, रेसिस्टिविटी ऑफ सिल्वर कितना होता है 1.60 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर, यही ना ओम को इस तरीके से भी लिखते हैं, ठीक है। रेसिस्टिविटी ऑफ सिल्वर कितना है 1.60 इंटू 10⁻8 ओम मीटर। इसका मतलब क्या है ना, ये एग्जांपल लिए, इसका मतलब क्या हो गया कि सिल्वर का तार है, सिल्वर का वायर है, इस सिल्वर के वायर का लेंथ 1 मीटर है, इस सिल्वर वायर की मोटाई 1 मीटर स्क्वायर है। इस सिल्वर का ऐसा सिल्वर का तार जिसका मोटाई 1 मीटर स्क्वायर है, जिसका लंबाई 1 मीटर है, वैसे सिल्वर के तार का रेसिस्टेंस जो है 1.60 इंटू 10⁻⁻8, यानी 1 मीटर सिल्वर तार जिसकी मोटाई 1 मीटर स्क्वायर है, उसका रेसिस्टेंस 1.60 इंटू 10⁻⁸ ओम है ना। रेसिस्टिविटी का मतलब क्या हो गया, रेसिस्टिविटी बताता है कि दुनिया का कोई भी 1 मीटर तार है, उसका रेसिस्टेंस कितना है, 1 मीटर लंबाई वाले तार का रेसिस्टेंस कितना है, यही बताता है रेसिस्टिविटी, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने रेसिस्टिविटी को डिस्कस कर लिया, और रेसिस्टिविटी से ही हम लोग समझ जाते हैं कि किसका क्या रेसिस्टेंस है। और ये क्या है पर यूनिट लेंथ है ना, तो रेसिस्टिविटी किसी भी मटेरियल का फिक्स होता है, ये कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो रेसिस्टिविटी से पता चल जाता है कि कौन सा मटेरियल होगा। मान लो कि हमको पता नहीं है कि ये सिल्वर का वायर, हम चेक किए तो रेसिस्टिविटी आ गया 1.60 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर, ये रेसिस्टिविटी आया हमारे पास। तो ये रेसिस्टिविटी आया तो हम एकदम 100% आँख मूंद के मान लेंगे, इसका मतलब ये तार जो है सिल्वर का। तो रेसिस्टिविटी से हम पता लगा सकते हैं कि ये किस मटेरियल का बना हुआ है, यानी रेसिस्टिविटी का किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब है सिर्फ और सिर्फ मटेरियल से। रेसिस्टिविटी क्या होता है, चेंज नहीं होता है, हमेशा फिक्स रहता है। किसी भी चाहे टेम्परेचर कितना भी हो, गर्म हो ठंडा हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तार कितना भी लंबा चौड़ा मोटा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रेसिस्टिविटी डिपेंड करता है मटेरियल के ऊपर, नेचर के ऊपर, ठीक है ना। तो रेसिस्टिविटी कभी बदलता नहीं है किसी भी मटेरियल का, ठीक है। तो सिल्वर का फिक्स है, उसी तरह से कॉपर का भी फिक्स है, गोल्ड का भी फिक्स है, जितना भी दुनिया में अलॉय है वो सब का रेसिस्टिविटी फिक्स है। तो ये हो गया हमारा रेसिस्टिविटी, इसी को बोलते हैं रेसिस्टिविटी, ठीक है ना। तो रेसिस्टिविटी से हमको पता चलता है कि किसी भी 1 मीटर के तार जिसकी मोटाई 1 मीटर स्क्वायर हो, उसका रेसिस्टेंस कितना है, ठीक है। अब जैसे हीटर वगैरह होता है ना, हीटर में हम लोग नाइक्रोम का वायर बनाते हैं, ठीक है। ये नाइक्रोम है। नाइक्रोम क्या क्या चीज से बनता है, निकेल, क्रोमियम, मैग्नीज और आयरन, इतने चीज को मिलाने के बाद नाइक्रोम का वायर बनता है। ये किसमें यूज होता है मालूम है, हीटर। ये किसमें यूज होता है, हीटर में यूज होता है नाइक्रोम का वायर। और इसका रेसिस्टेंस, इसका जो रेसिस्टिविटी कितना है 110 इंटू
10⁻⁻8 ओम मीटर। ठीक है, तो ये देख लो, ये नाइक्रोम का वायर है ना। नाइक्रोम का वायर आपको नजर आएगा हीटर में, ऐसे ऐसे गोल गोल ऐसे घुमा हुआ पूरे हीटर में लगा रहता है। जब उसको हम स्विच ऑन करते हैं पूरा रेड हॉट हो जाता है, उसी को बोलते हैं नाइक्रोम। ठीक है ना, हीटर में लगा रहता है, हमारा आयरन में भी लगा, जिससे कपड़ा प्रेस करते हैं एकदम रेड हॉट हो जाता है। ठीक है, तो ये जो नाइक्रोम का जो अलॉय है, ये अलॉय है। नाइक्रोम क्या है? अलॉय है। क्या चीज़ से बनता है? निकेल, क्रोमियम, मैग्नीज और आयरन, ये 4 चीज़ का मिक्सचर है ये नाइक्रोम। तो अलॉय हो गया ये। इस अलॉय का रेसिस्टिविटी बताता है 110 × 10⁻⁻8 ओम मीटर। मतलब क्या हो गया, ये जो नाइक्रोम का वायर है, इस नाइक्रोम वायर का रेसिस्टिविटी फिक्स है, ये कभी नहीं बदलता है। अगर हम चेक कर रहे हैं कहीं पर, हमको नहीं पता है कि नाइक्रोम है, और हमने चेक किया, प्रैक्टिकल किया, तो हमको रेसिस्टिविटी आ गया 110 × 10⁻⁻8 ओम मीटर, तो हम इमीडिएट समझ जाएंगे ये तार और कुछ नहीं है, नाइक्रोम है। क्योंकि ये कभी चेंज नहीं होता है रेसिस्टिविटी, ये फिक्स होता है हर मटेरियल के ऊपर। तो नाइक्रोम है, इसका मटेरियल फिक्स है, इसलिए इसका जो है रेसिस्टिविटी भी फिक्स है। तो कैरेक्टरिस्टिक हो गया रेसिस्टिविटी। अब रेसिस्टिविटी से क्या हमको पता चला? इससे ही पता चला कि नाइक्रोम का वायर जो 1 मीटर लंबा है, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर है, वैसे नाइक्रोम वायर का रेसिस्टेंस जो है 110 × 10⁻⁻8 ओम है। यानी 1 मीटर नाइक्रोम के वायर का रेसिस्टेंस जो है 110 × 10⁻⁻8 ओम है। तो ये रेसिस्टिविटी का सिग्निफिकेंस है, ये रेसिस्टिविटी का मीनिंग है। ठीक है, तो याद रखना है इस चीज़ को। क्लियर? हाँ, तो अब हम लोग रेसिस्टिविटी समझ गए। अब आगे का जो भी चीज़ बचा है हम लोग आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।